हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम ठोस और गैस की द्रव्य में विलेयता पढ़ेंगे। हमने लास्ट 3 लेक्चर में सांद्रता और उसके मापन की इकाइयों को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि बच्चों, आगे चैप्टर को समझने के लिए सांद्रता का कंप्लीट पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप वो सभी लेक्चर देख लेना। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है कि विलेयता क्या होती है। देखो, विलेयता का मतलब घुलना, कि कोई विलेय है वो विलायक में कितना घुल सकता है, उसे ही हम विलेयता कहते हैं। मान लो हमसे कोई ये पूछ ले कि बताओ पानी में कितनी चीनी घुल सकती है। ध्यान से सुनना कि पानी में कितनी चीनी घुल सकती है। तो बच्चों, हम क्या बताएंगे? हम यह बताएंगे ना कि 1 गिलास पानी में अधिकतम 2 चम्मच चीनी घुल सकती है। 1 गिलास पानी में अधिकतम 2 चम्मच चीनी घुल सकती है, इसे ही विलेयता कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा, अधिकतम कितनी चीनी घुल सकती है? 2 चम्मच। तो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। लेकिन बच्चों, यह काम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। क्योंकि अगर हम तापमान और दाब में चेंज करेंगे ना, तब विलेयता भी चेंज हो जाएगी। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, प्रभावित विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ेंगे। तो विलेयता समझ गए ना कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई अधिकतम विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ठोस की द्रव्य में विलेयता। कहने का मतलब हम द्रव्य में किसको घोलेंगे? ठोस को। तो ऐसा मान लो हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं, क्योंकि चीनी ठोस है और पानी द्रव्य है। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना बच्चों। तो ठोस की द्रव में विलेयता। ठीक है बच्चों? तो जब हम चीनी को पानी के अंदर डालते हैं तो वो घुलने लग जाती है ना, तो इस प्रक्रिया को हम विलीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलीनीकरण। अब बच्चों, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हमें तो वो पढ़ना है। विलेयता का मतलब चीनी घुलने लगेगी, सिंपल सी बात है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना बच्चों? तो हमें तो ये पढ़ने हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट अपना आता है विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। ठीक है ना बच्चों? तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय ही घुलेगा, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलता है। आ गई बात समझ में? जैसे पानी के अंदर नमक है ना, इजीली घुल जाता है, क्योंकि नमक ध्रुवीय होता है। नमक का मतलब NaCl, तो NaCl प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस का मतलब ही तो ध्रुवीय होता है। जबकि पानी की अगर हम बात करें तो बच्चों, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा होती है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि पानी ध्रुवीय है, नमक ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय आसानी से घुलता है। आगे बात समझ में? जबकि अध्रुवीय में अध्रुवीय। अगर आप इसी NaCl को CCl4 में घोलोगे ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो यह नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि यह जो विलायक है ना, वो अध्रुवीय है। क्या है बच्चों? अध्रुवीय। ठीक है ना? तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। अगर हम बेंजीन इसके अंदर घोले ना,
अगर हम CCl4 के अंदर बेंजीन को घोले तो बेंजीन आसानी से घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन भी अध्रुवीय और आपका CCl4 भी अध्रुवीय। तो बच्चों फर्स्ट प्रभावित करने वाला कारक समझ में आ गया कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलता है। तो लिख लो ये बात, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलता है, विलय घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलता है, अध्रुवीय विलय घुलता है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा अपना प्रभावित करने वाला कारक है दाब। तो दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम द्रव में ठोस को घोल रहे हैं। अब देखो द्रव और ठोस दोनों असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब द्रव और ठोस पर दाब लगाकर हम उनका आयतन कम नहीं कर सकते। देखो संपीड़ित करने का मतलब क्या होता है, दाब लगाकर आयतन कम करना, ठीक है। लेकिन हम द्रव का भी आयतन कम नहीं कर सकते और ठोस का भी आयतन कम नहीं कर सकते। इसका मतलब ठोस और द्रव दोनों पर दाब का तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। हम दाब लगा करके उनका आयतन कम नहीं कर सकते, इसलिए दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, पड़ता है, क्योंकि ठोस व द्रव दोनों क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो अपना नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। अब बच्चों इसको ध्यान से समझना। तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो, है ना, एग्जाम्पल के रूप में बस आपको एज्यूम करना है, मानना है कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, उसको हमने पानी में डाला तो वो कैल्शियम क्लोराइड घुल नहीं रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि वो नहीं घुल रहा है। तब उसको घोलने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वो घुल जाएगा। इसका मतलब ये प्रक्रिया कैसी हुई, उष्माशोषी हुई ना, कि हम घोल रहे हैं गर्म करके, तापमान बढ़ा करके हम घोल रहे हैं, हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तब जाकर के वो घुल रहा है। इसका मतलब यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि हम गर्म करेंगे तभी तो वो घुलेगा। आ गई बच्चों बात समझ में। अब उष्माक्षेपी एकदम इसके विपरीत है, क्योंकि उसमें तो उष्मा निकलती है, अपने आप ही निकलती है। इसका मतलब और गर्म करेंगे तो विलेयता कम होगी, ठीक है। तो यदि घुलने की प्रक्रिया, यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी है, उष्माशोषी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। और यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। ठीक है बच्चों। तो ठोस की द्रव में विलेयता यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब बच्चों हम गैस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे और इसमें हेनरी का नियम आएगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो।
तो बच्चों अब हम गैस की द्रव में विलेयता स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता। तो ध्यान से समझना बच्चों, अब हम गैस को द्रव में घोल रहे हैं तो कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक है। तो बच्चों एक तो विलेय व विलायक की प्रकृति तो सेम टू सेम होगी। है तो विलेय व विलायक की प्रकृति, तो अगर कोई ध्रुवीय गैस होगी ना वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगी। कहने का मतलब ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलता है। जैसे बच्चों मान लो हम अमोनिया को एक तो हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं और एक हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व कर रहे हैं। कहने का मतलब अमोनिया को एक तो हम पानी में घोल रहे हैं और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल रहे हैं, तो किस में ज्यादा घुलेगी। तो सिंपल सी बात है, पानी में ही ज्यादा घुलेगी, क्योंकि अमोनिया भी क्या है, ध्रुवीय है ना। अमोनिया भी ध्रुवीय है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे होता है, जबकि आपका पानी भी ध्रुवीय है, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे होता है। ठीक है ना। तो अमोनिया पानी के अंदर ज्यादा घुलेगी और मतलब घुलेगी, कहने का मतलब ज्यादा कम की तो बात ही नहीं हो रही है, और CCl4 में नहीं घुलेगी, क्योंकि CCl4 क्या है, अध्रुवीय है। ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही बच्चों मान लो हम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको घोले तो ये तो तीनों ही अध्रुवीय गैसें हैं। तो बच्चों ये पानी में कम घुलेगी, हालांकि ये घुलती है लेकिन ये पानी में कम घुलेगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा घुलेगी, क्योंकि अध्रुवीय में घुलेगा और ध्रुवीय में घुलेगा। ठीक है ना बच्चों। तो आप इस बात के गांठ मत मार लेना कि ध्रुवीय में अध्रुवीय घुलता ही नहीं है, घुलता तो है लेकिन कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में कौन घुलता है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय आसानी से घुलेगा और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय आसानी से घुलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है ना। तो बच्चों विलेय व विलायक की प्रकृति में आप ऐसा लिख लेना कि ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी, जबकि अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। चलो मैं लिख देता हूं कि ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगी, जबकि अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगी। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, ताप का प्रभाव। तो बच्चों ताप बढ़ाने पर ध्यान देना जरा, ताप बढ़ाने पर जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो जो द्रव के अंदर घुली हुई गैस है ना वो बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम होती है। ठीक है ना। तो ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता कम होगी। ठीक है ना बच्चों। यही तो कारण है कि जो जलीय जंतु है वो गर्म जल की अपेक्षा कहां रहते हैं, ठंडे जल में। क्यों बच्चों, क्योंकि गर्म जल का मतलब तापमान ज्यादा तो अंदर की जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकल जाएगी। अब आपको पता है कि जो समुद्री जीव है तो जो जल के अंदर ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। अब अगर जल गर्म है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, इसलिए वो जीव क्या करेंगे, गर्म जल की अपेक्षा कहां पर रहेंगे, ठंडे जल में। आगे बात समझ में। इसीलिए जलीय जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहते हैं, क्योंकि गर्म जल में कम ऑक्सीजन मिलेगी ना,
आगे बच्चों बात समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं दाब का प्रभाव। तो बच्चों दाब के प्रभाव में हमें हेनरी का नियम पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको लिख लो, उसके बाद दाब का प्रभाव स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है बच्चों, ध्यान से समझना। तो देखो आपको ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसको मान लो ये द्रव है और इसके आगे गैस है। अब इस गैस पर हम दाब लगाएंगे तो बताओ ये गैस द्रव के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। अगर ज्यादा दाब लगाएंगे तो ज्यादा गैस जाएगी, अगर कम दाब लगाएंगे तो कम गैस जाएगी। आ गई बात समझ में। तो अंदर गैस जा रही है, इसका मतलब विलेयता। तो गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है ना। यदि हम ज्यादा दाब लगाएंगे तो गैस ज्यादा घुलेगी, यानी कि गैस की विलेयता ज्यादा। क्योंकि विलेयता का मतलब क्या है, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को भी विलेयता कहते हैं। कहने का मतलब विलेयता का मतलब मात्रा से है, ठीक है ना। अगर हम गैस पर ज्यादा दाब लगाएंगे ना तो गैस ज्यादा द्रव्य के अंदर जाएगी, मतलब गैस की विलेयता ज्यादा। अगर गैस पर कम दाब लगाया जाएगा तो गैस कम द्रव्य के अंदर जाएगी, यानी कि गैस की विलेयता कम। अब बच्चों आगे बात समझ में। अब देखो यह जो दाब ना, ये हमें नहीं लगाना है, ये गैस का दाब होगा। किसका दाब होगा, क्योंकि आपको पता है कि गैस भी सतह पर दाब लगाती है, जानते हो ये बात आप, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास 5 गैसों का मिश्रण है और द्रव्य ले रखा है, ठीक है। अब पांचों गैसों का दाब अलग अलग होगा ना। जो गैस ज्यादा द्रव्य की सतह पर दाब लगाएगी वो गैस ज्यादा अंदर जाएगी, यानी कि उसकी विलेयता ज्यादा। जिस गैस का दाब द्रव्य की सतह पर कम होगा वो गैस द्रव्य में कम अंदर जाएगी, यानी कि उस गैस की विलेयता कम। यानी कि गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है, उसी के दाब पर निर्भर करती है ना, कि वो गैस द्रव्य की सतह पर कितना दाब लगा रही है। आ गई बच्चों बात समझ में। तो ये बात बताई थी हेनरी ने कि गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक नाम क्यों यूज किया है, क्योंकि एक से ज्यादा गैसें भी हो सकती है। तभी तो मैंने 5 गैसों का एग्जाम्पल बताया है कि जो गैस ज्यादा दाब लगाएगी वो ज्यादा अंदर जाएगी, जो गैस कम दाब लगाएगी वो कम अंदर जाएगी, यानी कि जो कम लगाएगी उसकी विलेयता कम और जो ज्यादा लगाएगी उसकी विलेयता ज्यादा। तो विलेयता किसके समानुपाती हुई, गैस के दाब के, ठीक है ना बच्चों। तो इसे हम पढ़ते हैं हेनरी के नियम के रूप में। तो ये है अपना हेनरी का नियम, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझना इसको। तो हेनरी ने क्या कहा है कि गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना बच्चों। तो विलेयता क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। तो मात्रा को मैं अगर m से प्रदर्शित करूं तो वो किसके समानुपाती है, उसके आंशिक दाब के। तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, m = KHP। और बच्चों यहां पर KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है ना। P क्या है, गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब, ठीक है ना बच्चों। तो समझ गए हेनरी का नियम। अब देखो हेनरी के नियम का संशोधित रूप एक और है। तो न्यूमेरिकल वगैरह जो भी बनते हैं ना वो इससे नहीं बनते, उस संशोधित रूप से बनते हैं। तो हमें एक्चुअल में तो वो पढ़ना है, तो वो देखो स्टार्ट करते हैं। तो हेनरी के नियम का संशोधित रूप, हेनरी के नियम का संशोधित रूप। तो बच्चों ध्यान से समझना। वैसे देखो ये इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसको उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया वो समझो। देखो यह नियम क्या कहता है कि जिस गैस का दाब ज्यादा होगा
उस गैस की विलेयता ज्यादा होगी। तो विलेयता का मतलब मात्रा, तो कहने का मतलब जिस गैस का दाब ज्यादा होगा द्रव्य के अंदर उसकी मात्रा ज्यादा होगी। अब बच्चों मात्रा ज्यादा होने का मतलब उसके मोल भी तो ज्यादा होंगे ना। तो कहने का मतलब जिस गैस का दाब ज्यादा होगा द्रव्य के अंदर उसके मोल ज्यादा होंगे। अब बच्चों जिसके मोल ज्यादा होंगे तो उसकी मोल भिन्न भी तो ज्यादा होगी, यानी कि जिस गैस का दाब ज्यादा होगा द्रव्य के अंदर उसकी मोल भिन्न भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब गैस का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अगर मोल भिन्न ज्यादा है द्रव्य के अंदर तो उसका दाब भी ज्यादा है, अगर मोल भिन्न कम है द्रव्य के अंदर तो दाब भी क्या है, कम है। तो बच्चों आ गई बात समझ में। तो सेम टू सेम है कि गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न, तो मोल भिन्न बोल सकते हो, मोल अंश बोल सकते हो, मोल प्रभाज्य बोल सकते हो, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो बच्चों संशोधित रूप में आपको यह करना है P समानुपाती अक्ष। तो मोल भिन्न को हम अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, तो आप समानुपाती स्थिरांक, ये समानुपाती हटाओगे ना तो स्थिरांक आएगा और वो होगा KH, और KH आपका हेनरी स्थिरांक, अक्ष है गैस की मोल भिन्न और P है गैस का आंशिक दाब। अब बच्चों हम मोल भिन्न और गैस के आंशिक दाब में ग्राफ बनाते हैं। देखो ये ग्राफ, तो y अक्ष पर तो मान लो हमने दाब ले लिया और अक्ष पर हमने क्या ले ली, मोल भिन्न ले ली। तो बच्चों ये समानुपाती है ना, तो समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है, सीधा आता है, ठीक है ना। इसको देखो थोड़ा सा यहां पर टच कर लेना, यहां पर, ठीक है ना। और ग्राफ की जो स्लोप है, ढाल है, वो क्या बताती है, स्थिरांक को, यानी कि ग्राफ की जो ढाल है वो किसको बताएगी, हेनरी स्थिरांक को। किसको बताएगी, हेनरी स्थिरांक को। तो बच्चों ढाल का मतलब टेन थीटा होता है, तो यहां से आप टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये टेन थीटा, ठीक है ना। और टेन थीटा होता क्या है वैसे, देखो टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब यानी कि दाब और आधार यानी कि अक्ष, यानी कि आपकी जो ढाल आएगी ना वो आएगी P अपॉन अक्ष। तो यहां से देख लो P अपॉन अक्ष क्या आ रहा है, KH आ रहा ना कि P अपॉन अक्ष। आ गई बात समझ में, ठीक है ना बच्चों। तो देखो हेनरी स्थिरांक का जो मान है वो P के तो समानुपाती, दाब के तो समानुपाती, जबकि मोल भिन्न के क्या है, गैस की मोल भिन्न के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसा का ऐसा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हेनरी का नियम हो गया। अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और लिख लो इसे। तो बच्चों अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझना, अनुप्रयोग का मतलब है कि कहां कहां पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो बच्चों फर्स्ट अनुप्रयोग तो यह है कि समुद्री गोताखोर का जो सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन के प्रभाव को कम करने के लिए हीलियम मिलाई जाती है। अब इसका क्या कारण है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो अभी बताऊंगा। पहले आप इस बात को लिख लो कि समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में नाइट्रोजन की विलेयता, या फिर लिख लो प्रभाव। प्रभाव कैसे, ये विलेयता या प्रभाव मैंने लिखा है अभी समझ में आएगा। नाइट्रोजन की विलेयता या प्रभाव को कम करने के लिए हीलियम मिलाई जाती है। अब बच्चों ये अनुप्रयोग ध्यान से समझना, इस पर हेनरी का नियम लगाते हैं। वैसे तो देखो अगर पूरा लिखेंगे ना ढंग से तो बहुत बड़ा अनुप्रयोग है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो इस पर हेनरी का नियम लगाते हैं। तो बच्चों हेनरी का नियम ये है
कि दाब अगर ज्यादा होगा गैस की विलेयता ज्यादा होगी, अगर दाब कम होगा गैस की विलेयता कम होगी। कहने का मतलब दाब बढ़ाएंगे ना तो गैस ज्यादा द्रव्य के अंदर जाएगी, अगर दाब कम करेंगे तो गैस जो द्रव्य के अंदर गई है वो वापस बाहर निकल जाएगी। और बच्चों एक बात याद रखना कि जितनी ज्यादा ऊंचाई के क्षेत्र में जाएंगे ना गैसों का दाब कम होगा, ठीक है, मतलब विलेयता कम होगी। जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे दाब अधिक होगा, यानी कि गैसों की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। अब बच्चों समुद्री गोताखोर की बात करते हैं। तो बच्चों समुद्री गोताखोर की पीठ पर जो गैसों का सिलेंडर होता है जिससे वो श्वास लेता है, बच्चों उस सिलेंडर में वायुमंडलीय गैसें होती है। और वायुमंडलीय गैसों में कौन ज्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है, बाकी तो बहुत कम है, तो उनको तो हमें मानना ही नहीं है। तो ऐसा सपोज करो कि उसके सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। अब बच्चों मान लो समुद्री गोताखोर कहां गया, गहराई में गया, कहां गया, समुद्र में गहराई में गया, और गहराई में दाब ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है। अब बच्चों मान लो उस गोताखोर ने श्वास लिया, तो श्वास लेने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो सिलेंडर में थी वो दोनों अंदर गई शरीर के। और बच्चों गैस से क्या होती है, अंदर जाते ही खून में मिलती है, रक्त में मिलती है, तो रक्त द्रव हो गया। इसका मतलब अपने खून में, मतलब गोताखोर के खून में कौन कौन सी गैसें मिल गई, एक तो नाइट्रोजन गैस मिल गई और एक ऑक्सीजन गैस मिल गई। बच्चों ऑक्सीजन गैस बॉडी के काम में आ जाती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तो शरीर के काम में आ जाती है। अब बताओ खून में कौन सी गैस ऐसे ही पड़ी है, नाइट्रोजन गैस ऐसे ही पड़ी है। अब बच्चों वो गोताखोर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो गैस की विलेयता कम होगी। कहने का मतलब द्रव्य के अंदर घुली हुई गैस बाहर निकलेगी। और बच्चों जब गैस से बाहर निकलती है ना द्रव्य से, तो बबल्स बनाती है, बुलबुले बनाती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप एक काम करना, पानी की बाल्टी भर लेना और उसके अंदर मुंह देना और फूंक मारना, तो अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब गैस द्रव्य से बाहर निकलती है तो बुलबुले बनाती है। अब जब वो गोताखोर ऊपर आएगा तो उसके खून में घुली हुई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो शरीर के काम आ जाती है, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। अगर नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, क्योंकि खून का मतलब द्रव्य है, द्रव्य से बाहर निकलेगी गैस, तो बुलबुला बनाएगी ना। अब वो बुलबुला कहां बनेगा बच्चों, रक्त कहां बहता है, अपनी धमनी और सिराओं में, तो वो बुलबुला कहां बन जाएगा, धमनी और सिराओं के बीच बन जाएगा। इसका मतलब खून का बहना, रक्त का बहना रुक जाएगा। अगर रक्त का बहना रुक जाता है ना तो आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए समुद्री गोताखोर को मोक्ष की प्राप्ति हेतु नहीं भेजना है, कहने का मतलब उसे मारना नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को कम करने के लिए उसके सिलेंडर में हीलियम मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम की द्रव्य में विलेयता कम होती है, क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। आ गई बच्चों बात समझ में। तो एक अनुप्रयोग समझ गए क्या। अब देखो दूसरा अनुप्रयोग, ध्यान से समझना इसे। दूसरा अनुप्रयोग यह है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इन लक्षणों को एनोक्सिया बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी में कोई रोग है ये, अपने को तो यहां पर बस नाम याद रखना है, को एनोक्सिया बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना कि जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे ना दाब कम होगा, अगर दाब कम होगा तो गैस की द्रव्य में विलेयता कम होगी। अब बच्चों जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं वो श्वास के साथ ऑक्सीजन तो ले लेते हैं अंदर, लेकिन खून का मतलब द्रव्य, द्रव्य में ऑक्सीजन कम घुलेगी। क्यों, क्योंकि दाब कम है। अगर खून में ऑक्सीजन कम घुलेगी तो शरीर को कम मिलेगी,
और शरीर को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, हमें 90% तक एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है और 10% तक खाने से मिलती है। तो शुद्ध ऑक्सीजन लेना बहुत आवश्यक है। आ गई बात समझ में। तीसरी बात बच्चों देखो, जो मृदु पेय होते हैं ना, देखो पेय दो प्रकार के होते हैं, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहां पर बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक की बात करनी है हमें, मृदु पेय। तो उनमें कौन सी गैस घुली होती है? CO2। क्योंकि CO2 भी लगभग अक्रिय है, ताकि अपना जो पेय पदार्थ है वो खराब ना हो, इसलिए उसमें CO2 गैस डाली हुई होती है। ठीक है ना बच्चों। तो उसे ज्यादा घोलने के लिए क्या करना होगा? गैस को ज्यादा घोलने के लिए दाब ज्यादा लगाना होगा ना, इसलिए मृदु पेय की बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है ना। तो मृदु पेय की बोतलों में CO2 ज्यादा घोलने के लिए उन्हें अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक अनुप्रयोग हो गए बच्चों। ठीक है ना। अब हम हेनरी के नियम की सीमा पढ़ते हैं। सीमा का मतलब बच्चों कि हेनरी का नियम कहां पर झूठा साबित हो जाता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसे लिख लो। तो बच्चों अपना आज का लास्ट टॉपिक है हेनरी के नियम की सीमाएं। कहां कहां हेनरी का नियम झूठा हो जाता है, तो बच्चों ध्यान देना, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो बच्चों हेनरी का नियम यह बोलता है कि हम दाब बढ़ाते जाएंगे, गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब गैस ज्यादा द्रव्य के अंदर जाएगी और दाब कम होगा तो गैस द्रव्य से बाहर निकलेगी। कहने का मतलब विलेयता कम होगी। तो बच्चों यह झूठा कब साबित हो जाता है? तो बच्चों मान लो हमने दाब लगा करके, ध्यान से समझना, हमने दाब लगा करके गैस को पानी के अंदर घोल दिया है, यानी कि अब गैस कहां है? पानी के अंदर है। अब बच्चों मैंने क्या किया? तापमान को कम कर दिया बहुत ज्यादा। अब तापमान कम होने से क्या होगा? पानी जम जाएगा, पानी की क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। अब बताओ वो गैस बाहर निकलेगी क्या? नहीं निकल सकती, क्योंकि वो तो अंदर कैद हो गई है। तो हेनरी का नियम झूठा हो गया ना, क्योंकि हेनरी का नियम ये बोलता है दाब बढ़ाओगे गैस घुलेगी, दाब कम करोगे गैस बाहर निकलेगी। ये हेनरी का नियम है। अब बच्चों अगर पानी जम गया है तब आप दाब कम कर दो चाहे, वो गैस तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो तो अंदर कैद हो गई। आ गई बात समझ में? तो यहां पर हेनरी का नियम झूठा हो जाता है कि ताप बहुत कम व दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाब ज्यादा लगा करके भी हम ठोस बना सकते हैं, ताप कम करके भी हम ठोस बना सकते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? तो देखो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट सीमा क्या हुई कि ताप बहुत कम व दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो हेनरी का नियम झूठा साबित हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो दूसरा, अब इसको ध्यान से समझना। तो बच्चों मान लो हमने दाब लगा करके गैस को द्रव्य के अंदर डाल दिया। तो देखो हेनरी का नियम क्या बोलता है? दाब बढ़ाओगे गैस अंदर जाएगी, दाब कम करोगे गैस बाहर निकलेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हेनरी का नियम झूठा। तो हम हेनरी के नियम को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। अब बच्चों ध्यान से समझो, हमने दाब लगा करके गैस को द्रव्य के अंदर डाल दिया। अब उस गैस ने क्या किया? द्रव्य के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर ली। अब बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कर ली तो उत्पाद बनता है ना, मतलब कोई तीसरी चीज ही बन जाती है। इसका मतलब गैस तो रही नहीं ना, उसका तो क्या बन गया? उत्पाद। यानी कि गैस का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब बताओ बाहर कैसे निकलेगी? गैस रही नहीं द्रव्य के अंदर,
क्योंकि द्रव्य के अंदर तो और ही कोई चीज बन गई उत्पाद के रूप में, तो गैस नहीं रही ना, इसका मतलब बाहर कैसे निकलेगी, हेनरी का नियम झूठा हो गया। तो दूसरी सीमा यह बनती है बच्चों कि गैस और द्रव्य में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये लो, गैस व द्रव्य में कोई रासायनिक परिवर्तन, लिख लेते हैं ना इसको, रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट सीमा क्या है। देखो हेनरी का नियम ये बोलता है कि हम जितना दाब बढ़ाएंगे ना उतनी ही गैस अंदर जाएगी, और जितना दाब कम करेंगे उतनी ही गैस बाहर निकलेगी। अगर बच्चों ज्यादा गैस बाहर निकल रही है ना तब भी हेनरी का नियम झूठा, अगर कम गैस बाहर निकल रही है तब भी हेनरी का नियम झूठा। कहने का मतलब जितना दाब लगाएंगे जितनी गैस अंदर जाएगी, उतना दाब कम करेंगे तो उतनी गैस बाहर आनी चाहिए। अगर ज्यादा आ रही है तो भी हेनरी का नियम झूठा, और अगर कम आ रही है तो भी हेनरी का नियम झूठा। अब बच्चों एग्जांपल समझिए, हमारे पास मान लो गैस के टोटल 20 अणु हैं। कितने हैं? 20 मॉलिक्यूल, 20 अणु है, और हमने दाब लगाया और उन 20 अणुओं को द्रव्य के अंदर डाल दिया बच्चों। अब हुआ कुछ यूं, वो 20 अणु द्रव्य के अंदर जाकर के टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। कहने का मतलब 5-5 अणु आपस में जुड़ गए। क्या हुआ? 5-5 अणु आपस में जुड़ गए। टोटल हमारे पास कितने थे? 20 अणुओं को हमने दाब लगाकर द्रव्य के अंदर डाला था, लेकिन द्रव्य के अंदर जाकर वो 5 अणु मिलकर के एक हो गए। अब बताओ टोटल कितने अणु हुए? 4 ही अणु हुए ना। अब बच्चों उन अणुओं में वजन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 5 अणु मिलकर के अगर एक हो गए ना तो उनका वजन 5 गुना ज्यादा हो गया। अब 5 गुना ज्यादा वजन हो गया बच्चों, तो वो बाहर निकलेंगे क्या? नहीं निकल सकते, क्योंकि उनमें वजन ज्यादा हो गया। क्या हुआ? उनमें वजन ज्यादा हो गया, इसलिए दाब कम भी करोगे ना तो वो अणु बाहर नहीं निकलेंगे। या फिर बच्चों ऐसे मान लो आपने 20 अणुओं को दाब लगा करके द्रव्य के अंदर डाला है। अब बच्चों उनमें से एक अणु से 5 अणु बन गए, यानी कि वो एक अणु था ना वो 5 भागों में टूट गया। अब बच्चों द्रव्य के अंदर कितने अणु हो गए? 100 अणु हो गए ना। छोटे छोटे कितने हो गए? 100 हो गए। अब वो 100 क्या होंगे? एकदम हल्के हल्के होंगे। अब आप दाब कम करोगे ना तो वो तुरंत बाहर आएंगे, जितने आने चाहिए ना उससे ज्यादा बाहर आएंगे। तो हेनरी का नियम झूठा हो गया ना। आ गई बात समझ में? पहले तो वो जुड़े थे तब तो बाहर नहीं आ रहे थे, अब वो टूटे हैं तो वो ज्यादा बाहर आ रहे हैं। कहने का मतलब जुड़ने का मतलब होता है संयोजन और टूटने का मतलब होता है वियोजन। ठीक है, आगे बात समझे? संयोजन या फिर संगुणन। जुड़ने का मतलब संयोजन या फिर संगुणन। तो गैस के अणुओं में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये लो लास्ट सीमा, गैस के अणुओं में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वाष्प दाब और उससे संबंधित राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर यदि आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।